नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। बुधवार को जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी 142 करोड़ 86 लाख पहुंच गई है, जबकि चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख है। यानी भारत की आबादी चीन से अब 29 लाख ज्यादा हो गई है। अमेरिका की जनसंख्या 34 करोड़, इंडोनेशिया की 27 करोड़ 75 लाख, पाकिस्तान की 24 करोड़, नाइजीरिया की 22 करोड़ से ज्यादा, ब्राजील की 21 करोड़ से ज्यादा और बांग्लादेश की 17.3 करोड़ हो गई है। यह पहली बार है कि 1950 के बाद से भारत की जनसंख्या चीन से आगे निकली है। चीन में बच्चा पैदा करने की दर कम हुई है वो इस साल माइनस में दर्ज की गई। संयुक्त राष्ट्र ने पिछले साल यह अनुमान लगाया था कि इस साल तक भारत सबसे ज्यादा आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। इस संबंध में यूनाइटेड नेशंस फंड्स फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का नाम 8 बिलियन लाइव्स, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस है। ये आंकड़े डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की श्रेणी में दिए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 25% आबादी 0 से 14 साल के बीच है। इसके अलावा 18% लोग 10 से 19 साल की उम्र के हैं। 10 से 24 साल तक के जो लोगों की संख्या है, यानी 19 से 24 साल तक के जो लोगों की संख्या है वो करीब 26% है। वहीं 15 से 64 साल तक के लोगों की संख्या 68% है और 65 साल से ऊपर के 7% लोग भारत में हैं। वहीं चीन की अगर बात करें तो 14 साल तक के जो लोग हैं उनकी संख्या 17% है, 10 से 19 साल के बीच 12%, 10 से 24 साल के 18% लोग हैं, 15 से 64 साल के 69% और 65 से ऊपर के लोगों की संख्या 14% है। गौर करने वाली बात यह भी है कि पिछले साल 6 दशकों में पहली बार चीन की आबादी में गिरावट आई थी और इसके बाद चीन की आबादी में कमी ही देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। वहीं भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि हाल के सालों में कम हुई है। एक तरह से समझे तो 2011 के बाद से औसतन 1.2% भारत की जो आबादी की दर है वो रही है, जनसंख्या की दर। इससे पहले के 10 वर्षों में ये 1.7% थी। वहीं विभिन्न जो एजेंसियां हैं वो ये अनुमान लगा रही हैं, सुझाव दे रही हैं कि भारत की जनसंख्या लगभग 3 दशकों तक बढ़ती रहेगी। इससे आबादी 165 करोड़ हो सकती है। मुद्दा आपका में आज हम विश्लेषण करेंगे कि क्या कह रही है जनसंख्या को लेकर रिपोर्ट की बारीकियां, क्या है सबसे बड़ी आबादी वाला देश बनने का नफा और नुकसान, बड़ी जनसंख्या वाले देश के रूप में अब क्या है हमारे सामने आगे की राह और चुनौतियां। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान आज मुद्दा आपका में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जे.के. बजाज, जो कि डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के, साथ ही चेयरमैन हैं इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बजाज। इसके अलावा मेरे साथ पूनम मुत्रेजा जुड़ी हुई हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की। पूनम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही मेरे साथ डॉक्टर एस.के. सिंह जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर और हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे रिसर्च एंड डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिंह। और शुरुआत मैं आप ही से कर रही हूँ। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जनसंख्या को लेकर जो आंकड़े आए हैं काफी डिटेल में हैं, इनमें कई बारीकियां हैं। आपकी नजर में क्या बड़ी बातें हैं इस रिपोर्ट की? थैंक यू प्रीति जी। बेसिक इशू ये है कि इंडिया को इसमें ना बहुत ज्यादा खुश होने की बात है। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, बहुत सारे ऐसे कलीग्स हैं जो इसको बहुत पॉजिटिव रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम दुनिया में नंबर 1 हो गए। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग हमें नंबर पे ना जाकर क्वालिटी पे कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर क्वालिटी की अगर बात कर रहे हैं तो 4 एस्पेक्ट्स, हेल्थ, एजुकेशन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और सोशल इंटाइटलमेंट्स और पब्लिक पॉलिसीज टू इंश्योर सोशल वेलफेयर स्कीम्स, ये 4 चीजें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और इंडिया अगर नंबर 1 हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ में सडनली कोई बढ़ोतरी हो गई है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा एनुअल ग्रोथ रेट 1.7% से घट करके 1.2 है, अभी तो उससे भी नीचे हो गया है। आपको पता होगा कि NFHS 5 की रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार हमारी कंट्री ऑलरेडी रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे जा चुकी है और हम लोग समटाइम 2048 के आसपास स्टेबलाइजेशन के तरफ बढ़ेंगे, जो 2050 से 2060 के बीच डेफिनेटली हमारा पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाना चाहिए। तो वैसी सिचुएशन में ये जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है
ये हमारे लिए 4 इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है। हमें अपनी ये स्ट्रेटेजी जो कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए वीमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उसको आगे भी ये स्ट्रेंथन करना चाहिए। ठीक है। जहां तक हेल्थ की बात है, आपने जो बोला 7% ऑफ 142 करोड़, ऑलमोस्ट 100 मिलियन पॉपुलेशन होता है, करीब 10 करोड़ हो जाता है। 10 करोड़ का मतलब 100 मिलियन है। आपने अभी जो दुनिया के 7 कंट्रीज की बताया, वो पूरी की पूरी रशियन फेडरेशन की पॉपुलेशन 10 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है। इंटायर यूके की पॉपुलेशन उससे कम है। यानी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन से ज्यादा केवल हमारी 65 प्लस पॉपुलेशन है। 65 पॉपुलेशन को अगर हम 100 मिलियन से ज्यादा हैं तो उसके कई तरह के चैलेंजेस हैं। हमारी इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ एनसीडीज। जी डॉक्टर सिंह, मैं जो चैलेंजेस की आप बात कर रहे हैं, जो अवसर और चुनौतियां हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। पूनम जी भी हमारे साथ हैं, उनकी हम राय ले लेते हैं। जो ये रिपोर्ट है पूनम जी, और जैसा जिक्र अभी डॉक्टर सिंह भी कर रहे थे, पिछले कुछ साल में हम कैसे समझें, कैसे बढ़ती गई देश की आबादी। आज़ादी के बाद जब 1951 में जनगणना की गई तो कुल आबादी महज 36 करोड़ थी। इसके बाद जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी और 2023 में भारत की आबादी 142 करोड़ से ज्यादा हो गई है। करीब 72 साल पहले किसी ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि भारत की आबादी में 106 करोड़ की बढ़ोतरी हो जाएगी। इस रिपोर्ट को लेकर आपका विश्लेषण। तो ये रिपोर्ट हमें सिर्फ ये नहीं दर्शा रही कि पॉपुलेशन बढ़ा है बहुत से देशों में, जिनकी आपने लिस्ट भी दी, और भारत में भी बढ़ी है, वृद्धि हुई है, पर ये तो एक्सपेक्टेड थी। इट इज नॉट अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि 1950 में हम लोग 6 बच्चे एवरेज महिला पैदा करती थी। उस समय इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बनाया, नीति बनाई, और प्रोग्राम सस्टेन चलता रहा। पर हमारी ऑल्सो जनसंख्या हमारे यहाँ ज्यादा इसलिए भी हुई है क्योंकि लॉन्जेटिविटी काफी हो गया है, तो लोग ज्यादा उम्र तक जीवित हैं, जो बहुत अच्छी बात है और देश के लिए तरक्की है वो। बट सेकेंड इज के एजुकेशन, हमने महिलाओं की एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट बहुत धीरे धीरे किया है। अगर हम ये जल्दी करते, महिलाओं में सिर्फ एजुकेशन नहीं, महिलाओं का सशक्तिकरण, हमारे यहाँ चाइल्ड ब्राइड्स अभी भी 1 in 4 गर्ल्स मैरी अर्ली, तो अर्ली प्रेगनेंसी, टू मेनी चिल्ड्रन। थर्ड, हमने हेल्थ में और फैमिली प्लानिंग में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, जबकि हमारी पहल थी फर्स्ट पॉपुलेशन प्रोग्राम पॉलिसी 1950 में। हमने इन्वेस्टमेंट बहुत कम किया है और हमें चाहिए कि हम और इन्वेस्ट करें। बट हैविंग सेड दैट, एक ये रिपोर्ट हमें ये भी दर्शाती है, जो मुद्दे डॉक्टर सिंह ने कवर करे हैं वो नहीं करते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि 2 एकदम डायमेट्रिकली ऑपोजिट डेटा है उसमें। एक तो जिन देशों में ज्यादा आबादी हो रही है या आबादी बढ़ रही है, पर ऐसे देश चाइना, जापान, साउथ कोरिया और यूरोप भी हैं जहां फर्टिलिटी डिक्लाइन एकदम माइनस और घटौती इतनी हुई है कि वो देश चिंतित है। सो इसको लेते हुए मैं रिपोर्ट ये भी कहती है, और हमें बहुत समझ से और बारीकी से समझना चाहिए कि अब महिलाओं की बॉडी को लेके वो बच्चे पैदा ना करें, बच्चे पैदा करें, ये बाहर के लोगों का, गवर्नमेंट, डेमोग्राफर्स, हम लोग जैसे लोगों का डिसीजन नहीं है, वो फैमिली का डिसीजन है। और हमारे देश में जहां महिलाएं 2 से ज्यादा बच्चे नहीं चाहती हैं, इनका एनएफएचएस डेटा शोज 1.8 इज वांटेड फर्टिलिटी इन इंडिया। तो हम अगर महिलाओं को सुविधा फैमिली प्लानिंग की प्रोवाइड करें, महिलाओं का सशक्तिकरण करें, जहां वो खुद चुन सकती हैं उनकी शादी कब होगी, कितने बच्चे होंगे, और हमें पुरुषों को भी के साथ काम करना है जी बिल्कुल। स्टेबलाइज हो
बिल्कुल पूनम जी। हमें टेम्पररी मेथड्स में बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन यंग है, और अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्योंकि 70% of the population momentum comes from young people, but they are also our opportunity. जी पूनम जी, आपके पास हम आएंगे। डॉक्टर बजाज का जो रिएक्शन है वो जानते हैं। डॉक्टर बजाज, इस रिपोर्ट को लेकर क्या आपका विश्लेषण, आप इसे कैसे देख रहे हैं? एक तरफ नफा और नुकसान की बात की जा रही है, एक तरफ कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा युवा आबादी वाला देश भारत, और लंबे समय तक जो युवा आबादी है वो दुनिया के मुकाबले हमारे पास सबसे ज़्यादा रहने वाली है। ऐसे में हम बहुत बड़े ताकतवर देश के रूप में आगे और ज़्यादा उभर सकते हैं। बहुत ही जल्द हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने वाले हैं। दूसरी तरफ तमाम नुकसान है, जाहिर तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, हेल्थ केयर की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, स्किल्ड लोगों की बात होगी। तो ऐसे में आप इसे कैसे देख रहे हैं? हमारे विशेषज्ञों ने बहुत सारी चिंताएं व्यक्त कर दी हैं, पर प्रारंभ में हमें अपना और देश का अभिनंदन कर लेना चाहिए कि हम इतने बड़े मील पत्थर पर पहुंचे हैं कि आज हम विश्व के अधिकतम जनसंख्या वाला देश बने हैं। भारत अपने सिविलाइजेशन हिस्ट्री में हमेशा विश्व का अधिकतम जनसंख्या, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ये दोनों भारत की विशेषताएं नहीं हैं। आधुनिक काल तक भारत ऐसा ही माना जाता रहा है, सबसे जनाकीर्त और सबसे बड़ा इकोनॉमी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अब उस दिशा में वापस आ रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था अब 5वें नंबर पर पहुंची है और 4-5 सालों में हम तीसरे नंबर पर होंगे, और जनसंख्या में हम सबसे ऊपर पहुंचे हैं। और जैसे आपने बताया था, अभी तो अंतर थोड़ा ही है, 29 लाख का ही अंतर है, पर जो आगे का प्रोस्पेक्ट्स बताए हैं यूएन ने, ये तो दुनिया बदलने वाली है उसके अनुसार। तो क्योंकि चीन की जनसंख्या तो अभी घटनी शुरू हो गई है, हमारी अभी और 30 सालों तक बढ़ती रहेगी, उसके बाद घटनी शुरू होगी, और 2100 तक पहुंचने हुए चीन की जनसंख्या 76 करोड़ होगी, हमारी 152 करोड़ होगी, 152। वी विल डबल द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, सो वी विल ऑल्सो बी द डबल द इकोनॉमी ऑफ चाइना, क्योंकि इकोनॉमी तो लोगों के साथ होती है। जहाँ जनसंख्या घट रही है, चीन को बहुत अब चिंता है कि उनके पास स्किल्ड वर्कर तो होंगे या नहीं होंगे, वर्कर ही नहीं होंगे। अमेरिका को बहुत चिंता हो रही है कि अगर वो 200 साल तक इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था रहे हैं तो इसलिए कि उनकी जनसंख्या लगातार बढ़ती रही है, पर पिछले कुछ सालों से उनकी TFR 1.8 पर आया है और घटने लगी है। प्रत्येक राज्य में वहाँ ये चिंता हो रही है कि लोग नहीं रहेंगे तो उनका रेवेन्यू भी घटेगा। तो ये तो हमें मान के चलना चाहिए, बड़ी जनसंख्या, बड़ी अर्थव्यवस्था, ये दोनों इकट्ठे चलते हैं। और ये सुखद बात है कि हमने बहुत बड़ा फैमिली प्लानिंग का कार्य किया था, पर उसके बावजूद हम इस स्थान पर पहुंचे हैं। भारत की TFR अब जो है वो 200 से कम हो गया है, और शायद देश के अधिकतर राज्यों में और विशेषतः अर्बन एरियाज़ में ये तो 1.6, 1.7, 1.8 ऐसा है, जिसका अर्थ है कि अब अधिक बढ़ोतरी 30 साल तक चलेगी। वो जो पिछला मोमेंटम है उसके कारण होगी। अभी जो है हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं वो रिप्लेसमेंट रेट से कम है। एक माँ बाप 2 को पीछे छोड़ के नहीं जा रहे हैं, 1-2 से कम को पीछे छोड़ के जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति है। जो चिंताएं बताएंगे वो तो किसी भी राष्ट्र को देखना होता है कि जो हमारे युवा लोग हैं उनको स्किल्स भी दे जाए, उनकी पढ़ाई का भी प्रबंध किया जाए, पर बड़े राष्ट्र वो करते हैं। अब हम बड़े राष्ट्र हैं, 75 वर्ष हो गए हमें, हम अपने अमृत काल में हैं, और इस अमृत काल में ये सब हम करेंगे। इस बड़ी जनसंख्या को लेके हम बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो आपकी नज़र में जो चैलेंजेस हैं उनको लेकर पॉलिसी में किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है, ये मैं आपसे समझूंगी डॉक्टर बजाज। डॉक्टर सिंह, जैसा डॉक्टर बजाज कह रहे हैं कि एक माइलस्टोन है
और 29 लाख का अभी अंतर है हमारी और चीन की आबादी में। लेकिन हम जानते हैं कि जब क्षेत्रफल की बात की जाए तो भी ये अंतर बड़ा है। और जाहिर तौर पर 1980 में एक बच्चे की नीति लागू चाइना ने की, 2016 में उसे वापस लिया गया और अब पूरी कोशिश में चीन है कि जो उसकी आबादी है वो बढ़े, लेकिन उस हिसाब से जैसा वो सोच रहे हैं वैसा हो नहीं पा रहा है। ऐसे में चीन से क्या कुछ सबक हम ले सकते हैं, सीख सकते हैं? जी, चाइना खुद भी आज ये मान रहा है कि उन्होंने जो वन चाइल्ड पॉलिसी लिया, जो फोर्सफुल स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया, वो बहुत पॉजिटिव मूव नहीं था। इंडिया को कभी भी इस विषय में सोचना नहीं चाहिए। हमारी कंट्री में भी कुछ पॉलिटिशियंस कुछ स्टेट में इन चीजों को हाईलाइट करते रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने एज ए एकेडमिशियन, एज ए डेमोग्राफर, एज ए रियल स्टेक होल्डर्स इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द कंट्री, हम सबका मानना यह है कि महिला सशक्तिकरण हमारी कंट्री में चेंज का सबसे बड़ा आधार है। और आपने देखा होगा कि लास्ट 1 डिकेड में जो करंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा जैम को एम्फसाइज किया है, जनधन, आधार एंड मोबाइल, उससे बढ़ती हुई महिला सशक्तिकरण का प्रमाण भी हम लोगों को मिल रहा है। उसके इम्प्लीकेशंस भी डेमोग्राफिक एंड हेल्थ पैरामीटर पे मिल रहे हैं। अभी की रियल चैलेंज ये है यंग वाइफ्स इन इंडिया। मैं ये जो बात कह रहा हूं, अभी भी 7 to 8% currently married women aged 15 to 19 are getting either pregnant or they have already become mothers. Not in total, I am talking about currently married women in the age group 20 to 24. ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। We will have to protect those young mothers. Even if our country is not able to raise age at marriage, at least we can meet their unmet need of family planning. We can motivate them, we can empower them so that they should not become pregnant. They should not move towards motherhood. That's our first challenge. Second challenge is gender imbalances in our labor force. I am really disappointed to see that during last 7 to 10 years, our labor force participation is witnessing gender differences. That is not a welcome sign. A third important factor, which is of top priority for policies and programs अपनी कंट्री के लिए, सॉरी मैं बोलते बोलते इंग्लिश में शुरू हो गया था। ओके, या एक जरूरत यह है कि अपनी कंट्री में 92% लेबर फोर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे लेबर फोर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम बहुत ही कमजोर है। गवर्नमेंट के अराउंड 32 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जो कि लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेंज कर रहे हैं, हमारे फर्टिलिटी एंड फैमिली प्लानिंग सिनेरियो को चेंज कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण को चेंज कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं की सशक्तिकरण में योगदान कर रहे हैं। लेकिन ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसे हम अगर प्रायोरिटी पे नहीं लेते हैं तो ओवरऑल हमारा एफर्ट्स लंबे समय तक सस्टेन नहीं हो पाएगा। नंबर 1। नंबर 2, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एजिंग के साथ जो इंसिडीज का बर्डन है, उनके साथ साथ बच्चों में जो ओबेसिटी बढ़ रही है, बच्चों में ड्यूअल प्रॉब्लम है। एक तरफ ओबेसिटी भी बढ़ रही है, दूसरी तरफ माल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है और तीसरी तरफ एनीमिया भी घट नहीं रहा है। ये तीनों चैलेंज को डील करने के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा इनोवेटिव स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। जो पैकेज एंड प्रोसेस फूड की इंडस्ट्री अपनी कंट्री में दिनों दिन बढ़ती जा रहा है, उस पर कुछ चेक करने की जरूरत पड़ेगी। उनके लिए सर्टेन रेगुलेशन की जरूरत लाने की जरूरत है और उनको मोटिवेट करना है जिससे कि हम एनसीडीज के बढ़ते हुए बर्डन को कंट्रोल कर पाए। अदरवाइज हमारा हेल्थ, एजुकेशन, लेबर फोर्स, महिला सशक्तिकरण और 5वां इंपॉर्टेंट है सोशल सिक्योरिटी। अनलेस अंटिल ये 5 पे हम इक्विटी नहीं अचीव करते हैं, इसकी इनइक्वालिटी को एड्रेस नहीं करते हैं, हमारे डेवलपमेंट एफर्ट्स को सस्टेन करना मुश्किल होगा। भले ही हमारी इकोनॉमी आज काफी दुनिया के अन्य देशों के कंपैरिजन में ज्यादा तेज आ रही है, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसको सस्टेन करना एक रियल चैलेंज होगा अगर इन 5 इश्यूज को हम एड्रेस नहीं करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है
कि हमें चाइना से परेशान होने की जरूरत रहती ही नहीं। आज चाइना अगर हमसे कम हो गया, उसके पीछे इंडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वहां की कोविड मैनेजमेंट पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल है, उनका वन चाइल्ड नॉर्म उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। ये दो फैक्टर हैं, वन चाइल्ड नॉर्म जो लास्ट 2 डिकेड्स में जिसका इफेक्ट हुआ है, और लास्ट 3 to 4 इयर्स में कोविड मैनेजमेंट की जो उनकी स्ट्रेटेजी रही है, उनके पॉपुलेशन में ड्रेस्टिक डिक्लाइन ग्रोथ में रिजल्ट हुआ है, जिसके चलते सडनली हम लोग नंबर 1 हो गए। ठीक है अदरवाइज पूनम जी अगर इंडियन पूनम जी, प्रोग्राम डॉक्टर सिंह ने बहुत बारीकी से चीजें बताई हैं कि किन मसलों पर या किन पहलुओं पर इस समय ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और जो बड़ी बात है, जिस तरह से हमने शुरू में ही कहा कि 1.7 से अब जो एक तरह से जनसंख्या वृद्धि की दर है वो 1.2 पर पहुंची है, यानी पहले के मुकाबले कम है। भारत के लिए जो बड़ी खासियत है, हम फिर से अगर दोहराएं तो डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है वो भारत के लिए वरदान जैसा माना जा रहा है, और इसका फायदा उठाने के लिए जो हमारे पास समय है उसका हमें सदुपयोग करने होगा। अब जब डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं तो आबादी में जो कामकाज करने लायक लोगों की संख्या है वो बच्चों और बूढ़ों से ज्यादा हो जाती है, जिसके चलते तेज आर्थिक तरक्की की संभावना बनती है। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। ये भारत के पक्ष में माना जा रहा है। तमाम बारीकियां आपने भी शुरुआत में बताई कि क्या किए जाने की जरूरत है। डॉक्टर सिंह के मुंह से भी हमने सुना है कि वो 5 ऐसे पहलू हैं जिन पर चाह रहे हैं कि ध्यान दिया जाए। लगातार हम बजट में भी देख रहे हैं, सरकार की नीतियों में भी देख रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट पे बात हो रही है, हेल्थ केयर पर जो खर्च है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात की जा रही है, एजुकेशन को लेकर जोर दिया जा रहा है, जेंडर इक्वालिटी को लेकर तमाम जो सेंसिटाइजेशन है वो भी बढ़ाया जा रहा है, और इस पर काम भी तेज गति से हो रहा है। ऐसे में आप मान रही हैं कि जो समय हमारे पास है उसका हम सदुपयोग कर पा रहे हैं? एक सबसे बड़ी चीज ये है कि गवर्नमेंट हैज रियलाइज्ड, और सब लोग पहले कहते थे कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑटोमेटिक है, कि यंग पॉपुलेशन है तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट करके ग्रोथ होगा। बट टुडे सब रियलाइज करते हैं कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी सिर्फ 25 साल है, और इस 25 साल में हमें स्किलिंग के ऊपर एक मिशन मोड में इमरजेंसी जोर देना होगा। और इंडिया की कैपेबिलिटी है, इंडिया की सिर्फ कैपेबिलिटी स्किलिंग में नहीं, इवन एजुकेशन एंड हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपको, हमें सबको मालूम है, ये गवर्नमेंट जब कुछ ठान लेती है, सोच लेती है करने का, वो कर पाती है। बहुत से एरियाज में हमने ये देखा है इस सरकार के साथ, इन प्रधानमंत्री जी के साथ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसको, हमारे पास समय लिमिटेड है, तो इसमें हमें जरूर आगे बढ़ना है, और हमारे यहाँ से लोग ग्लोबली जाएंगे। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और जो लोग स्किल्ड हैं वो बाहर जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो तनख्वाह भी कम है, बहुत डिफरेंशियल्स है बिटवीन विमेन एंड मेन, इवन इन सैलरीज। तो हमें इस पे भी इकोनॉमिक ग्रोथ विच इज रूटलेस, विच इज जॉबलेस, इज नॉट द इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया मस्ट एस्पायर फॉर। इंडिया को एस्पायर करना चाहिए कि हम किलिंग ऐसे करें और सैलरीज भी मोर इक्विटी लाएं, क्योंकि पॉवर्टी रिमूव करने के लिए ये बहुत जरूरी है। और मैं पूरा मानती हूँ कि इंडिया में जैसे हमने टेक्नोलॉजिकल स्किलिंग करी है और एडवांसमेंट करी है, हम बाकी स्किल्स भी कर सकते हैं। और आज तो ये मौका है देश में कि हमारे यहाँ से लोग विदेश भी जाएंगे, और हमारी सरकार की तैयारी मुझे अच्छी लग रही है। उन्होंने जापान के साथ ऑलरेडी अग्रीमेंट कर लिया है कि वो जापान विल इन्वेस्ट स्किल्स में, एजुकेशन में, और बाकी देश भी जहां उनको लेबर और स्किल्स चाहिए वो हमारे यहाँ बिल्कुल। जापान जैसे बहुत से देश हैं जो कम जनसंख्या से कहीं ना कहीं चिंतित हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, और भारत भी कहीं ना कहीं उनकी इस तरह से मदद कर सकता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड की जब बात की है डॉक्टर बजाज, और स्किल डेवलपमेंट की बात जिस तरह से पूनम जी ने भी कही है, अनुमान ये है कि साल 2050 के बीच दुनिया में कामकाजी उम्र वाले लोगों की जितनी संख्या बढ़ेगी उसमें से हर 6ठा व्यक्ति
भारत का होगा। जो भारत में मीडियन एज है वो 29 है, यानी हमारी आबादी का लगभग आधा हिस्सा 29 साल से कम उम्र का है। जो स्किल डेवलपमेंट को लेकर बात कही गई है, ब्रेन ड्रेन ना हो, वो रुके, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देश में ही मौजूद है, और जो आबादी हो वो प्रोडक्टिव भी हो, वो हेल्दी भी हो, वो एजुकेटेड भी हो। ऐसे में पॉलिसी लेवल पर आप मान रहे हैं, जैसे मैंने भी कहा, कि जितनी तेज़ी से काम होना चाहिए वो हो रहा है? चिंताएं फिर बहुत व्यक्त हो गई। मैं आपको जो हो गया है उसके बारे में थोड़ा बता दूं। बताइए। मैं महिला सशक्तिकरण की बात हुई। मैं 2 महीने पहले मेरिट विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि था। वहाँ जिन बच्चों को डिग्रियां मिली और मेडल मिले, उनमें से 75% महिलाएं थी। और ये केवल अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज नहीं थी, ये PhD, MA, MD जैसी डिग्रियां थी। 75% महिलाएं थी। ऐसे ही मैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ 75% नहीं थी, पर 50% तो थी ही। तो ये महिला सशक्तिकरण तो आपको आंखों के सामने दिख रहा है। आप किसी भी प्रमुख क्षेत्र में चले जाएं, महिलाओं की संख्या आपको पहले से तो बहुत अधिक दिखती है, और स्कूलों कॉलेजों में तो वो डोमिनेंट दिखती हैं। बहुत अच्छा हुआ है, उसका थोड़ा गुणगान भी हमें कर लेना चाहिए। न्यूट्रिशन की बात हुई। न्यूट्रिशन हमारे बहुत बड़ी समस्या थी, पर पिछले 5 सालों में, 200 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत में प्रति व्यक्ति अनाज का उत्पादन 200 किलोग्राम से ऊपर बढ़ के 300 किलोग्राम के आसपास पहुंच गया। 200 किलोग्राम पर मेल न्यूट्रिशन होती है, 300 किलोग्राम पर मेल न्यूट्रिशन होना बहुत कठिन है। और बड़ी मात्रा में हम अनाज का वितरण कर रहे हैं। जिनको आवश्यकता है उन तक अनाज पहुंच रहा है। जो हमारी जनसंख्या है उसके अनुरूप हम ये देश हैं, और उसके अनुरूप व्यवस्थाएं हो रही हैं, होती चली जाएंगी। शिक्षा का भी सुधार हो रहा है, होगा। महिला सशक्तिकरण तो हो गया है, हम देख नहीं पा रहे हैं। मेल न्यूट्रिशन कम होगी, कुछ अभी भी कुछ कमियां होंगी, पर एक बार देश किसी दिशा में चलता है तो सभी चीज़ें सुधरने लगती हैं। ये सब भी सुधरेगा। पर हमें इसका सोचना चाहिए कि हमने ये प्रण किया है कि अगले 25 सालों में हम विश्व के विकसित देश होंगे। प्रधानमंत्री के 5 प्रणों में से है, और ये विकसित देश होने के ही सब आसार हैं। और इसी के साथ जो कार्यक्रम का समय है वो यहीं पूरा हो गया है। डॉक्टर JK बजाज आपका, पूनम जी आपका, और डॉक्टर SK सिंह, आप तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मुद्दा आपका में जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए। और इसी के साथ फिलहाल मुद्दा आपका में इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।